नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस जन स्वराज पार्टी को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता क्यों दे रही है। कांग्रेस यही नहीं थम रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि हमें पहले सरकार बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कह रहे हैं। वो घोषणा कर चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि इन दिनों जो भी पार्टी जिस सूबे में जीती है उसने महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। तेजस्वी यादव ये समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए कुछ पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार से पहले ही तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा कर डाली है। लेकिन कांग्रेस अपना राग अलाप रही है। कांग्रेस कह रही है कि 70 से कम सीट पर तो हम लड़ेंगे ही नहीं, और दूसरी बात कह रही है कि जन स्वराज पार्टी क्यों नहीं इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन जाती। क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि जन स्वराज पार्टी के साथ भी वो चुनाव लड़ सकती है? क्या कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को डरा रही है? क्योंकि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस बार बहुत हाई दिखाई पड़ रहा है। वजह यह है कि कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान वोट उसके साथ जुड़ गया है, इसलिए मुसलमान वोटों को साधने के नाम पर लालू यादव 70 से ज्यादा ही सीट देंगे, कम नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेस दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के प्रभारी ने यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार 2 डिप्टी सीएम भी बनाएगी, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा और दूसरा अपर कास्ट से होगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बातें कर रही है, उससे एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि आरजेडी के सामने कांग्रेस झुकने के मूड में नहीं है। कांग्रेस को हर हाल में 70 सीटें चाहिए। वहीं आरजेडी ने भी कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता चुनने का समर्थन कर दिया। आखिरकार चल क्या रहा है बिहार में? क्या नया अलायंस देखने को मिल सकता है? क्या कांग्रेस जन स्वराज पार्टी के साथ जाकर के मुसलमान और अपर कास्ट को साधने का एक नया प्रयास कर सकती है? क्या हो सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले कांग्रेस के नेताओं को सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। घर में जब शादी हुई थी तो जो लोग उसमें गए थे वही लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो लोग नहीं गए थे। तो ये चिंता का विषय बहुत नहीं है, बैठ करके सब तय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो अखिल भारतीय पार्टी है वो कांग्रेस है। राहुल गांधी जी पूरे देश का यात्रा किए, देश को जोड़ने के लिए यात्रा किए। मैं खुद उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। तो गांधी परिवार की जो स्वीकृति है वो पूरे देश में है, और लोगों को नहीं है उतना। तो थोड़ी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। 2500 रुपये हर महीने महिलाओं लोग को देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनती है 2500 क्या और ज्यादा भी दे सकते हैं तो देना चाहिए, उसमें कौन सही है। लेकिन पहले सरकार बने, सरकार बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आपने सुना दोनों नेताओं को, और निश्चित तौर पर यह लड़ाई जो है वो आगे किस चीज के लिए दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस अपने सेवा दल को भी बहुत मजबूत बता रही है, क्योंकि कांग्रेस पर अक्सर ये आरोप लगता है कि उनका संगठन नहीं है, और पिछले चुनाव में 70 में से सिर्फ 19 जीत पाई थी। कांग्रेस को ये कहकर छोटा दिखाया जाता है कि उत्तर भारत में कांग्रेस का वैसा संगठन नहीं है, ना झारखंड में है, ना बिहार में है, ना उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इनको टिकट सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि कम से कम ये लगे कि बीजेपी के विरोध करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। दरअसल बिहार में क्या होने जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सरोज सिंह जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ संतोष सिंह जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सरोज जी, कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है इन दिनों बिहार में,
कह रही है स्ट्राइक रेट के हिसाब से टिकट मिलना चाहिए। लालू प्रसाद कम से कम 70 सीट तो देंगे ही देंगे, उससे ज्यादा देंगे, ये बात कांग्रेस कह रही है। और फिर कांग्रेस जन स्वराज को आमंत्रित भी कर रही है। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है या जन स्वराज से कांग्रेस की नजदीकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? हो सकता है क्योंकि जन स्वराज भी दावा कर रही है मुसलमान हमको वोट करेगा, 40 से ज्यादा उम्मीदवार उतारेंगे। जन स्वराज के साथ कांग्रेस के आ जाने से एक तीसरा विकल्प तो बनता है, अपर कास्ट भी इधर मूव कर सकता है। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस का जो इंडिकेशन है वो बहुत साफ है कि लालू जी हमारी शर्त पर आइए और नहीं आए तो हम जन स्वराज के साथ चले जाएंगे? एकदम सही है पंकज भाई, जो आप बातें कर रही हैं, दो तीन एंगल से इसको समझने और देखने की जरूरत है। आपको बिहार के सियासत को बहुत गहराई से देखते हैं और समझते हैं। दो तीन चीजें जिसका आपने जिक्र किया, मुस्लिम वोटर और अपर कास्ट वोटर। दूसरा कि क्या कांग्रेस एक नया मोर्चा बिहार में बनाना चाहती है, और एक डर जो कांग्रेस को सता रहा है वो डर ये है कि क्या 70 सीटों की जो मांग है उसको आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव ओके करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक मौका कांग्रेस अपने आप में लग रहा है नेटवर्क का इशू है। जी हाँ, मैं यही सवाल संतोष सिंह जी से पूछूंगा। संतोष जी, आपको क्या लगता है? आप सुन पा रहे हैं सरोज जी? आपकी आवाज चली गई थी बीच में। जी 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 जी, हम ये कह रहे हैं कि जो बिहार का मामला है, जो हमारे सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि बिहार वाले मामले को अब प्रियंका गांधी खुद हैंडल कर रही है और एक एग्रेसिव इलेक्शन प्लान के साथ वो बिहार में कांग्रेस को देखना चाहती है। आप दो तीन चीजों का आपने जिक्र किया, हम उसको दोहरा रहे हैं बस। 2 डिप्टी सीएम जिसमें एक मुस्लिम होना चाहिए, एक सवर्ण होना चाहिए, 70 सीटें से ज्यादा कम में हम नहीं मानेंगे। और अखिलेश सिंह के बयान में एक शब्द पर आपने गौर किया होगा, जो तेजस्वी यादव की घोषणा है 2500 वाला। उन्होंने क्या कहा? ठीक है 2500 दे, कौन बड़ी बात है, इससे ज्यादा दे देना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा तवज्जो जो ड्रीम प्लान है तेजस्वी यादव का, उसको अखिलेश सिंह ने नहीं दिया। और खुला ऑफर प्रशांत किशोर को उन्होंने दिया कि आइए हम लोग मिलते हैं, एक नया बिहार बनाते हैं। प्रशांत किशोर भी परेशान हैं, उनके पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। देवेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया। आज की खबर है कि मुनाजिर हसन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है कोर कमेटी से। और भी जो नेता जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं वो बहुत कंफर्टेबल प्रशांत किशोर के साथ अपने आप को फील नहीं कर पा रहे। तो एक स्थिति है, उपचुनाव प्रशांत किशोर हार गए, वोट आया 1-2 सीटों में, लेकिन उससे जो जीत की गारंटी जो प्रशांत किशोर कहते थे कि हम हैं तो जीत की गारंटी है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो प्रशांत किशोर भी कुछ चीजों को टटोल रहे हैं कि क्या आगे होना चाहिए। कांग्रेस मौका इस रूप में देख रही है कि आरजेडी उनको 70 सीट तो इस बार देने से रही, क्योंकि 2020 का जो एग्जाम्पल है, 70 सीटें लड़के जो उन्होंने जीता है और ये जो है कम रह गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तेजस्वी यादव। इसका मलाल उनको है, उनका मलाल मनोज झा को भी है, उनका मलाल संजय यादव को भी है कि 20 की गलती इस बार नहीं दोहरानी है। तो नहीं दोहरानी है तो फिर कांग्रेस कैसे साथ रहेगी? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर, जब उसके पास ऑप्शन प्रशांत किशोर जैसा ऑप्शन है और अपर कास्ट की जो नाराजगी एनडीए को लेकर है और मुस्लिम के पास जो विकल्पहीनता है, इस दोनों का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। इसमें वो प्रशांत किशोर का साथ चाहती है। और आप भी ने अपने कई प्रोग्राम में आप भी बोल चुके हैं कि एक तीसरे मोर्चे की संभावना बिहार में इस बार बनती हुई दिख रही है। तो वो एक आकार ले रही है। और अखिलेश सिंह ने जो प्रपोजल दिया है प्रशांत किशोर को, समझिए कि ये कोई मामूली प्रपोजल नहीं है। जब तक दिल्ली के नेतृत्व की हरी झंडी नहीं मिली होगी तब तक ये प्रपोजल अखिलेश सिंह ने नहीं दिया होगा। इसका मतलब है कांग्रेस एक नए सिरे से बिहार का चुनाव लड़ना चाहती है और उसी दिशा में ये आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस एग्रेसिव तरीके से बिहार का चुनाव लड़ेगी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। बिल्कुल। पंकज भाई देखिए, बिल्कुल मैं संतोष जी आ रहा हूं आपके पास। मैं जरा डॉक्टर संजय से कमेंट ले लूं। जरा इसकी वजह भी मुझे दिखाई पड़ती है कि जिस तरीके से इनको कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है
और इधर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है स्ट्राइक रेट मेरा देखिए। शाहनवाज आलम तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो अंबानी के बेटे की शादी में जा रहे हैं, मतलब लालू परिवार भी गया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर को खुला ऑफर दिया जा रहा है, क्या कांग्रेस आरजेडी को डरा रही है, या कांग्रेस के भीतर पप्पू यादव जैसी शख्सियत हैं, या आप कह लीजिए कि कन्हैया कुमार भी हैं जिनको लालू प्रसाद बिहार में देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस के भीतर ये सोच उफान मार रही है कि भाई हमें अकेले चलने के लिए या नए गठबंधन की तरफ सोचना चाहिए जिससे कांग्रेस का रिवाइवल हो सके? मुसलमान उम्मीद से देख रहा है, हो सकता है हम इस चुनाव में कुछ अपर कास्ट को भी जोड़ लिए और फिर दलित को भी जोड़ने में कामयाब हो गए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारी तरक्की तभी होगी जब आरजेडी छोटी होगी। आपको क्या लगता है डॉक्टर संजय कुमार? देखिए, लालू प्रसाद के बयान के बाद कांग्रेस बिहार में जिसको कहते हैं ना बिदक जाना, बिदकी हुई लगती है। क्योंकि लालू प्रसाद जी ने जब ये इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को लेकर के और जब ममता बनर्जी का नाम लिया और ममता बनर्जी के बाद जब पूछा गया कि तो क्या कांग्रेस, तो उन्होंने कहा कि नहीं कांग्रेस क्या करेगी, तो लालू प्रसाद जी ने एक झटके में कांग्रेस को किनारे कर दिया और इस बात को कांग्रेस समझ रही है। कल कांग्रेस क्या कर लेगी नहीं कर लेगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि लालू प्रसाद जी जब सीधे सोनिया गांधी से ही बात करते हैं और आला कमान का ही जब चलता है कांग्रेस में, तो शाहनवाज आलम क्या बोलेंगे छोड़ दीजिए। भक्तचरण दास को ये लालू प्रसाद जी ने क्या कहा था, और भक्तचरण दास जी कुछ कर भी पाए क्या? उनकी हिम्मत हुई कुछ बोल देने की? तो इस बात को लालू प्रसाद जी जानते हैं कि सोनिया गांधी से हम बात कर लेंगे, बाकी इन लोगों का कूदने फानने का कोई ये नहीं है। और कांग्रेस तो जिसको कहते हैं ना कि जो सुसाइडल इनका रहा वो तो खुद कांग्रेस रही। आप राष्ट्रीय पार्टी थे, आपके खिलाफ क्षेत्रीय पार्टी लड़ी, आपको किनारे की और आप ही हमेशा उस राष्ट्रीय पार्टी के पीछे पीछे घूमते रहे, उनकी कृपा पात्र पर, उनकी दया पात्र पर। वो 70 सीट हो जाए या इनके पास 50 सीटें आ जाए, लेकिन ये डिबेट तो कांग्रेस के अंदर में है ही ना कि कभी ना कभी तो आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। आपके जो वोटर हैं वो वोटर घसक गए हैं। कौन इनके वोटर होते थे? कांग्रेस का जो समीकरण था उसमें इनके वोटर कौन थे? जो अगड़े समाज के लोग थे इनके वोटर थे, दलित इनके वोटर थे, मुस्लिम इनके वोटर थे, ये नेचुरल वोटर थे। जब एक समाजवादी धारा आई और उस समाजवादी धारा में चाहे क्षेत्रीय पार्टियों का जब उभार हुआ उत्तर भारत में, वो डॉक्टर संजय ये सारी बातें सही है, पर सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? क्योंकि आप याद करिए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने जबरदस्त बार्गेन किया और इसलिए ज्यादा सीटें लेने में कामयाब रही क्योंकि अखिलेश यादव पर यह दबाव बनाया गया कि अगर आप कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे तो मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। क्या बिहार में भी ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है संतोष सिंह जी? क्या कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस वजह से उफान पर है कि उसको लग रहा है कि आधार वोट बैंक जो आरजेडी का है उसमें अब हम सेंधमारी करने की स्थिति में है? मुसलमान अब हम पे ज्यादा विश्वास कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी लड़ाई हम नेशनल लेवल पर लड़ सकते हैं, इसलिए हमें उस हिसाब से आप तवज्जो दीजिए और नहीं दीजिएगा तो प्रशांत किशोर को हम साथ कर सकते हैं, उनके साथ लड़ेंगे तो हमें और तरह का भी फायदा होगा। अपर कास्ट भी जुड़ जाएंगे, दलित भी जुड़ सकते हैं, मुसलमान तो जुड़ेंगे ही, फिर उनको जैसे ही तीसरा विकल्प दिखेगा मुसलमान हमारी तरफ आ जाएंगे। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार के लोग निश्चित तौर पर तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से लोग लालू विरोध के नाम पर नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन को वोट दे रहे हैं। केवल लालू विरोध के कारण, लालू से नाराजगी है लोगों की, जो अपर कास्ट हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो,
तो वो लालू से नाराजगी के कारण नीतीश कुमार और भाजपा को वोट दे रहे हैं। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई है, खासकर अपर कास्ट की नाराजगी नीतीश जी से हुई है, 20 के चुनाव में देखने को मिला है। और एक नया विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर उभरते दिख रहे हैं। चुनाव भले न जीत पा रहे हो, लेकिन वोट उनको आ रहा है। उपचुनाव में चाहे तिरहुत का चुनाव ले लीजिए, चाहे बेला का चुनाव ले लीजिए, इमामगंज का चुनाव लीजिए, कुछ न कुछ वोट उनको आया। और कांग्रेस पार्टी भी देख रही है, कांग्रेस पार्टी अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को भी अगर अपने पाले में करने में कामयाब होती है, तो निश्चित तौर पर एक तीसरा मोर्चा उभरेगा और इससे लालू प्रसाद को तो नुकसान होगा, उनका मुस्लिम वोट छटकेगा, और तीसरा भाजपा को, एनडीए को भी नुकसान होगा, उसका भी अपर कास्ट वोट छटक सकता है, जो कि नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहता है। और वो अगर गठबंधन, प्रशांत किशोर कांग्रेस का गठबंधन अगर होता है, तो एक तीसरा विकल्प के रूप में निश्चित तौर पर बिहार में के लोगों को तीसरा विकल्प मिलेगा। और लालू का डर जो लालू को वोट नहीं देना, तीसरा विकल्प की जो आप बात कह रहे हैं, क्या एलजेपीआर उसमें जाएगा मृत्युंजय जी? आपको ऐसा लगता है? एलजेपीआर का अपना केंद्र में भागीदारी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान मंत्री हैं, अपने को हनुमान कहते हैं, चलिए राजनीति में लोग ऐसे भी कहता है, लेकिन सवाल है कि केंद्र में मंत्रिमंडल में सदस्य होना, दूसरा स्ट्राइक रेट बीजेपी के साथ 100% होना, फिर चिराग पासवान क्यों कोई नया प्रयोग करेंगे? वो तो तभी कर सकते हैं जब कांग्रेस कह दे भाई सीएम आपको बनाएंगे, तब भी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का प्रयोग नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए चिराग पासवान करेंगे? पंकज जी, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एलजेपी आप 2005 के बाद देख ले, 2005 के जो फरवरी के चुनाव थे जिसमें उन्होंने 29 सीटें दी थी, उसके बाद से आप देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस जब भी ये एनडीए के साथ रहे हैं काफी बेहतर रहा है। चाहे आप लोकसभा चुनाव देखें या विधानसभा चुनाव देखें, जो वोटों का ट्रांसफर हुआ है वो बहुत सीमलेसली हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि अकेले जब भी लड़ने का प्रयास किया गया है तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हुई है। तो एनडीए में एक तरह से जो कंफर्ट लेवल आ गया है, वो कंफर्ट लेवल शायद उनको किसी नए अलायंस में ना मिले, और मेरे ख्याल से उस तरह का रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। दूसरा, खुद के 5 सांसद हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार का कोई भी रिस्क लेके संसद में भी अलग होना चाहेंगे या राज्य सरकार में भी इस प्रकार का कुछ करना चाहेंगे। दूसरी जो संभावना बोल रहे हैं कि कांग्रेस के साथ भी अगर कोई जाते हैं तो कांग्रेस किसी और को सीएम पद के लिए मुझे नहीं लगता कि कभी भी आगे करेगी। कांग्रेस अगर अलग जाती है आरजेडी से तो उसका सबसे बड़ा मकसद ही होगा कि अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेगी, अपने आप को एक मेजर पार्टी की तरह दिखाने का प्रयास करेगी, वो लीड करने की कोशिश करेगी। आरजेडी से अगर हटना ही है तो फिर वो और किसी के साथ सेकेंड पार्टी बन के नहीं आएगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। रही बात प्रशांत किशोर और कांग्रेस की, तो एक अलायंस हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा, इनफैक्ट सबसे पहली बार जो राजनीति में एक तरह से जब जदयू से बाहर हुए थे प्रशांत किशोर, और अगर किसी पार्टी में उन्होंने एंट्री का प्रयास किया था तो वो था कांग्रेस, और उन्होंने पूरा एक खाका तैयार किया था कि किस प्रकार से कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है और क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो राहुल गांधी से किसी और को शिफ्ट करनी पड़ेगी, और वो उन्हें पसंद नहीं आई बात, और इस कारण से फिर वो इनफैक्ट वो कॉन्वर्सेशन आगे ही नहीं बढ़ा, और उसके बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस की टीम से हट के फिर उन्होंने अपनी नई मूवमेंट शुरू की। उसके बाद अब उन्होंने पार्टी बनाई है। लेकिन हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल से। दूसरा, कांग्रेस आप देखेंगे 1995 के बाद से आप देख ले तो कांग्रेस चौथी पार्टी रही है जहां बिहार में हमेशा से, पिछले 30 वर्षों से। तो जो सबसे बड़ा उसका स्ट्रेंथ है कि उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस एक ऐसे स्थान पे है जहां बोलते हैं दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म देखना चाहेगी तो चाहेगी कि इस प्रकार का कोई प्रयास किया जाए, और कम से कम 4 नंबर से अगर 3 नंबर भी आए तो उनके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। तो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट उस सेंस में हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है सरोज जी कि लालू प्रसाद का मोह भंग क्यों है? क्या लालू प्रसाद भी कांग्रेस को उसकी हैसियत में ही रखना चाहते हैं? लालू प्रसाद राहुल गांधी को मटन खिलाते हैं। कांग्रेस ये सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं। जब कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठ रही थी तो लालू प्रसाद ने जोरदार साथ दिया था।
अब लालू प्रसाद को राहुल गांधी नहीं चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए। यह हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? इसलिए हुआ है कि कांग्रेस को छोटा दिखाना चाहते हैं, इसलिए हुआ है कि महाराष्ट्र हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है, इसलिए हुआ है कि राहुल के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, ये लालू समझ चुके हैं, या इसलिए हुआ है कि ऐसा कहकर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पर दबाव बनाना चाह रहे हैं? आखिरकार ऐसी स्थिति आई क्यों है? क्योंकि लालू प्रसाद का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा ही रुखड़ा था, कड़ा था, तीखा था कि कांग्रेस के कहने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ममता बनर्जी को बनना चाहिए। ऐसा लालू क्यों सोचने लगे? छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बड़ी पॉलिटिकल बात कह देते हैं। जिस बयान का आपने लालू यादव वाला जिक्र कर रहे हैं, का मतलब है कि जो 2 दशक, 2.5 दशक की एक दोस्ती कांग्रेस के साथ और एक भरोसा जो खुद आरजेडी के लोग बोलते थे, लालू यादव बोलते थे कि कोई खड़ा हो ना हो, हम सोनिया गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े रहे, बराबर ये दावा करते थे और किया भी उन्होंने, कांग्रेस के साथ खड़े भी रहे, कहीं दो मत नहीं है। लेकिन 25 का चुनाव बिहार में होना है, तेजस्वी यादव का सब चीज दांव पे लगा हुआ है इस 25 वाले चुनाव। तो लालू यादव भी अपने उस कमिटमेंट को रिकंसीडर कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस का साथ आंख बंद करके तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक ले जा सकता है। यही एक रीथिंकिंग लालू यादव के बयान, इस तरह के बयान देने को मजबूर कर। मुस्लिम वोट, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना, जिस तरह से एग्रेसिव रहती है मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी, वो मैसेज बिहार में भी देना, बगल का स्टेट है बिहार का, वो मैसेज जाना कि ममता दीदी की तरह हम भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ममता बनर्जी का साथ देना चाहते हैं, वो मैसेज भी साथ साथ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो 20 की गलती हुई, जो 70 सीट देकर भी कांग्रेस बहुत ज्यादा नहीं जीत पाई, उसका एक मलाल लालू यादव भी अब फील कर रहे हैं कि अगर जीतना है तो कुछ नए लोगों को साथ लेना होगा। केवल 70 सीट कांग्रेस को देके बर्बाद कर देने से कुछ नहीं होगा। नए साथियों की तलाश करिए, एनडीए को तोड़िए, एनडीए में फूट डालिए, एनडीए से जो लोग नाराज हैं उनको साथ लीजिए। स्वाभाविक है जब सीटों का बंटवारा होगा, नो डाउट एनडीए में नाराजगी होगी, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड 115 से 120 सीट से कम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो बची हुई सीटें हैं उसका बंटवारा कैसे होगा और उसमें कितना रगड़ा रगड़ी होगा, ये तो आने वाला समय बता। तो वैसी परिस्थिति में उस मौके की तलाश में एक खाली जगह लालू प्रसाद और आरजेडी रखना चाहता है कि उस जगह को उस समय भरा जाए। अगर 70 सीट पहले से ही कमिट कर देंगे कांग्रेस को तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कांग्रेस का अपना गेम प्लान है जिसको लालू प्रसाद भी समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर को साथ लेकर और तमाम लोगों को साथ लेकर। देखिए, एक चर्चा भी चिराग पासवान को लेकर आपकी हो रही थी कि चिराग पासवान क्या कर सकते हैं। हम लोग पहले दिन से इस राय में है कि एनडीए की 20-22 सीट से चिराग पासवान संतोष नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि जो बंटवारा होगा सीटों का, उसमें 20 से 25 मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, उससे ज्यादा सीटें एलजेपीआर को नहीं मिलने वाली। तो फिर लोग जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों को रोज शामिल कराया जा रहा है, कल भी बहुत लोगों को शामिल कराया गया है, उनका क्या होगा? तो एक जो बैकडोर एंट्री होती है, जिस तरह से रुपौली में हुई, जिस तरह से तिरहुत स्नातक सीट में राकेश रोशन को हुई, रुपौली में उन शंकर सिंह को लिखे हुए, तो वैसे कैंडिडेट जो एलजेपी से जुड़े हुए हैं, जो चिराग पासवान का झंडा उठा के चल रहे हैं, अगर उनको एनडीए में ही रहना उनकी मजबूरी हो जाएगी, तो वैसी परिस्थिति में वैसे लोगों को वो इस तीसरे मोर्चे में भेजेंगे, अपने कैंडिडेट को भेजेंगे कि आप प्रशांत किशोर की पार्टी से लड़िए, आप कांग्रेस वाले गठबंधन से लड़िए। इस तरह के कैंडिडेट को उसमें वो एडजस्ट करवाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनको पता है 20-22 से उनको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ठीक कहा मृत्युंजय भाई ने कि अभी कंफर्टेबल स्थिति में है, वहां पर क्यों वो एनडीए छोड़ेंगे, मंत्री हैं, 5 सांसद हैं, लेकिन एक दबाव की राजनीति जो बार बार होती है कि उनके सांसदों को तोड़ लिया जाएगा या वो टूटे हुए हैं, बस अमित शाह के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, किसी दिन भी टूट जाएंगे। इन सब प्रेशर को हटाने के लिए चिराग पासवान इस तरह का गेम खेल सकते हैं
और उन्होंने खेलना भी शुरू किया है। रोज नए बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो स्वाभाविक है एक वादा एक करार उनके साथ जरूर रहा होगा कि आपको हम टिकट देंगे, लेकिन जब टिकट ही नहीं है तो वो लड़ेंगे कैसे? तो वो लड़ेंगे उसी तीसरे मोर्चे से जिसमें प्रशांत किशोर और कांग्रेस का जो गठबंधन जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज के डिबेट में, अगर ये बनता है उसमें पप्पू यादव की भी भूमिका ठीक, होगी। बिल्कुल। ये सब जो होगा तो उस समय ये करेंगे, लेकिन आरजेडी अपने लेवल पर ये एकदम क्लियर कट कंसेप्ट बना चुकी है कि कांग्रेस को कट टू साइज करना है। अगर कट टू साइज में कांग्रेस तैयार है तो रहे, वरना कांग्रेस अपना रास्ता देख सकता है। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर संजय, पप्पू यादव प्रियंका गांधी के नजदीक हैं, कन्हैया कुमार राहुल गांधी के नजदीक हैं। दोनों की पॉलिटिक्स में ब्रेक लगाते हैं कौन? लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। क्या आपको लगता है कि ये दोनों नेता, जिनका मास अपील भी है, और पप्पू यादव ने तो खुलेआम चुनौती देकर के चुनाव जीता, क्या आपको लगता है कि ये दो नेता भी ऐसे फैक्टर हैं जो कांग्रेस हाईकमान को समझा रहे हैं कि बिहार में हमें अलग चलना चाहिए, एक अलग अलायंस की तरफ देखना चाहिए, उससे हम अपने पुराने वोटों को साथ जोड़ सकते हैं, लालू प्रसाद के साथ चलने से हमारा फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा? लोकसभा का चुनाव हो चुका है, अब विधानसभा के चुनाव में हमें अपनी पांव जो है मजबूती से रखना चाहिए, अपने वोट बैंक का फैलाव करना चाहिए, और जब तक हम नए रास्ते को नहीं तलाशेंगे तब तक हमारा फैलाव नहीं होगा, तब तक हम वापस पुरानी वाली स्थिति में नहीं आएंगे। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस अकेले स्वतंत्र है, उसमें कहां कोई कांग्रेस को रोक देगा कि आप मत लड़िए। लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें सांगठनिक ढांचा कांग्रेस का बड़ा ही चरमराया हुआ है। ठीक है, अल्पसंख्यक वोटों का रुझान हुआ है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम मतदाताओं को भी लगेगा कि इस कैंडिडेट को आरजेडी ही हरा सकती है, इनके गठबंधन टूट भी जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अल्पसंख्यक आरजेडी को छोड़ करके और वो कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाएगी। हाँ, जब कांग्रेस के बारे में लगेगा कि ये कैंडिडेट बीजेपी को या एनडीए को हरा सकती है, तब भले वो आरजेडी को छोड़ करके इनके साथ खड़ा हो जाए। तो अभी मुस्लिम समाज के लिए जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है भाजपा को हराना, एनडीए को रोकना। अब उसमें कांग्रेस अगर कोई उस तरह का समीकरण बना लेती है तो एक अच्छी बात है। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अभी तक कांग्रेस का प्रदेश में संगठन तक नहीं बन पाया है। भाई, कैसा ये कांग्रेस पार्टी है, मदन मोहन झा इतने दिनों तक रहे, उन्होंने कोई नहीं बना पाए। अभी अखिलेश सिंह का 2 साल हो गया, अभी हाल ही में मैंने देखा कि केक वगैरह लोग काट रहे थे कि 2 साल अध्यक्ष जी का हो गया। भाई, अध्यक्ष जी संगठन क्यों नहीं बनाए? इसके लिए तो केक कटा नहीं। तो सांगठनिक ढांचा इनका बिल्कुल चरमराया हुआ है। शाहनवाज आलम तो पहले ही सरकार बना दी और 2 डिप्टी सीएम भी बना दिए। तो देखिए, जमीनी स्तर पर जब आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक आप रिश्ता बना लीजिए, रिश्ता तोड़ लीजिए। हाँ, ये जो पैनलिस्ट कह रहे हैं इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि 70 सीटें इस बार आरजेडी इनको देने नहीं जा रही। इनकी सीटें जो हैं, जब लगेगा कि इतनी सीटों को देने के वजह से ही तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो इस बार इनको कट टू साइज किया जाएगा। ये उनके साथ रहें नहीं रहें वो अलग पार्ट है। तो अगर 40 सीट 30 सीट, और जहां तक चिराग पासवान की बात है, चिराग पासवान भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल लीडर है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि वो जो केसी त्यागी भी जेडीयू में है ही, वो कहते हैं कि ये ऐसे हनुमान हैं जो अपनी ही अयोध्या में आग लगाते हैं। जैसे ही इनको कहा जाएगा अगर 100 सीट दोनों बांट लिए कि 100 सीट पर जेडीयू लड़ेगी और 100 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, और जो बाकी अलायंस के पार्टनर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इनको अगर 40, 42, 43 सीटों में बंटवारे के लिए कहा जाएगा, चिराग पासवान तुरंत पाला बदलेंगे। और ये तो बोल ही रहे थे जब भारत बंद था सब कैटेगरी को लेकर के, तो इन्होंने कहा था कि तो मैं 1 मिनट में मंत्री पद को लात मार दूंगा। तो भाई, बिहार का जब चुनाव है, चूंकि इनकी महत्वाकांक्षा भी हिलोरे ले रही है,
ये भी अपने को देख रहे हैं बिहार के भविष्य के तौर पर। तो लगेगा कि ये गठबंधन तो हमें इतनी ही सीटें देगी, तो हम कर क्या लेंगे। तो ये पाला बदल सकते हैं। और इस मामले में है प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज, कांग्रेस, चिराग पासवान, ये सब मिला करके एक तीसरे विकल्प की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरफ भी हम लोग देख रहे हैं, चूंकि आरजेडी इस बार किसी भी तरह से कांग्रेस से बार्गेन होने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा ना दिल्ली में, आप पार्टी ने कहा कुछ, कांग्रेस की एक बात नहीं सुनी। ठीक है, आप लड़िए, हम भी लड़ेंगे, नफा होगा नुकसान होगा देखा जाएगा। इस बार लालू प्रसाद जी वो आजमाएंगे कि कैसे तेजस्वी नहीं, की मुख्यमंत्री पर देखिए, आप बात ठीक कह रहे हैं, पर मैं चाहूंगा संतोष जी बोलें इस पे कि भाई ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उसके बाद तो कांग्रेस को लगने लगा ना कि मुसलमान पहले मेरा वोटर है तब किसी और का है। यही दबाव तो उत्तर प्रदेश में भी ना अखिलेश यादव पर बनाया गया। मुस्लिम का जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप है, जो पढ़ा लिखा ग्रुप है, वो दिल्ली में भी अखिलेश यादव से मिला और उन पर दबाव बनाया कि अगर आप कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे तो मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। और इसलिए अखिलेश यादव ने खूब सीटें दी कांग्रेस को, और देखिए रिजल्ट भी अच्छा आया। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि जब कांग्रेस में यह कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मुसलमान मेरा वोटर हो चुका है, मुझे पहले पसंद करता है, और ये समझाने वाले पप्पू यादव भी हैं, कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं कि भाई क्यों नहीं अपर कास्ट में इनरोड बनाया जाए। पप्पू यादव कहेंगे मुसलमान हमारे साथ है, यादव भी हमारे साथ आ सकता है, तमाम जातियां आ सकती हैं जो वैकल्पिक राजनीति की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं। हमें अलग चलना चाहिए, हमें अलग इक्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। संतोष जी, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ कांग्रेस ऐसे सोच रही है और लालू यादव अड़ गए कि नहीं 70 तो नहीं देंगे तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है उसमें कांग्रेस बार्गेन कर सकती है, लेकिन अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है। या तो प्रशांत किशोर के साथ जाएगी, किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। अकेले लड़ेगी तो कांग्रेस का मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास कर पाएगी। ना तो बिहार में मुसलमान जुड़ पाएंगे और न ही अपर कास्ट जुड़ पाएंगे अकेले अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। हाँ, अगर प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करती है या चिराग पासवान के साथ गठबंधन करती है, 2-3 दलों का गठबंधन कर अगर तीसरा मोर्चा बनाती है तो उसके साथ अपर कास्ट भी जुड़ सकते हैं और मुसलमान भी जुड़ सकते हैं। और आपने कहा उत्तर प्रदेश की बात कही लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा देखते हैं कि मोदी को हराने वाला कौन है, तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जुट जाती है। लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग समीकरण होते हैं। राज्यों में मुसलमान देखता है कि किसको, कौन भाजपा को हरा रहा है, उसको वोट देती है, कौन मजबूत है। तो बिहार में देखा जाए तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद मजबूत है, भले सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। तेजस्वी यादव मजबूत है, यूपी में अखिलेश मजबूत है, दिल्ली में केजरीवाल मजबूत है। तो जहां जो मजबूत गठबंधन है उसके साथ अपर कास्ट है, ये मुस्लिम वोट है। और अपर कास्ट करने की बात है जहां तक, तो अपर कास्ट की नाराजगी है, लेकिन वो भाजपा के साथ आज भी एकजुट है। अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करती है, चिराग पासवान के साथ करती है, तो निश्चित तौर पर अपर कास्ट का झुकाव कांग्रेस के तरफ होगा और कांग्रेस एक तीसरा मोर्चा के रूप में बिहार में उभरेगा। तो उसका फायदा हो सकता है कि कांग्रेस को भी मिले, लालू को भी मिले, और अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो उसका नुकसान ज्यादातर एनडीए को हो सकता है कि जो कांग्रेस का मेन वोट बैंक है, जो भाजपा के साथ जुड़ गया है पिछले 20 वर्षों से, 30 वर्षों से, जो भाजपा आगे बढ़ी है, तो कांग्रेस का मूल वोट बैंक के कारण, कांग्रेस का मूल वोट बैंक मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, वो भाजपा के साथ जुड़ गया है। और आज स्थिति हो गई है कि अपर कास्ट अब भाजपा से भी नाराज हो रहा है, जदयू से भी नाराजगी है थोड़ी बहुत, और लालू से तो नाराज है। वो विकल्प ढूंढ रहा है। वो विकल्प अगर कांग्रेस देने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी, नहीं तो बिहार में त्रिकोणात्मक संघर्ष की संभावना मुझे नहीं लगती है। और लास्ट में बार्गेन करके कांग्रेस आरजेडी खेमा में ही रहेगी, ज्यादातर संभावना है, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव भी देखना है। अगर एक बार लालू से गठबंधन टूट जाता है तो बिहार में स्थिति फिर तो भाजपा वर्सेस लालू हो जाएगा। नहीं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि स्टेक आरजेडी का बड़ा है ना मृत्युंजय जी। आप 2010 याद करिए, अलग अलग लड़े थे, आरजेडी 20-22 पर सिमट गई थी। भाई आरजेडी को ना अपना मुख्यमंत्री बनाना है, ये बात भी तो कांग्रेस समझ रही है ना। स्टेक किसका बड़ा है?
स्टेक आरजेडी का बड़ा है। लालू प्रसाद अपने जीते जिंदगी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर कोई एक ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है, जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे गठबंधन किया ना 2 दिन पहले, जिसको कहा कि भाई ये बेईमान हैं, ये चोर हैं, 70,000 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ का उनसे भी गठबंधन किया, महाराष्ट्र में किया, परिणाम जो भी आए, लेकिन बीजेपी हर वो चाल चली जिससे उसकी सरकार बन जाए, पर मेजॉरिटी में आ नहीं पाई। उसी तरीके से लालू प्रसाद भी वो हर प्रयास करेंगे ना जिससे उनकी सरकार बने। और लालू प्रसाद को भी अब दिख रहा होगा कि कांग्रेस पिछली 2019 की कांग्रेस नहीं है, कि एलओपी का स्टेटस भी पार्लियामेंट में नहीं मिल पाया था। अब जो कांग्रेस है उसमें राहुल भी हैं, उसमें प्रियंका भी आ गई हैं, वो भी लोकसभा में जोरदार भाषण दे रही हैं और नोटिस हो रहा है। तो सवाल यह है कि लालू प्रसाद ऐसी स्थिति में एक तरफ जन सुराज से निपटना उनके लिए चैलेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए बेलागंज हारे जन सुराज की वजह से ना, और अब कोई भी जाति हो, अब यादव समाज भी लालू प्रसाद को ही वोट करेगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्णिया में तो नहीं दिखा, पप्पू यादव विकल्प दिखा तो दे दिया वोट, मुसलमान ने भी वोट दे दिया। वैसे ही हम कहें रामगढ़ में आपने देखा कि आरजेडी को वोट नहीं किया, यादव समाज ने भी नहीं किया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भाई जब जाति देख करके सब लोग वोट करेंगे तो क्या लालू प्रसाद इस तरह का रिस्क लेंगे, क्योंकि उनका स्टेक ज्यादा हाई है। क्या कहते हैं मृत्युंजय जी? नहीं, कहना आपका सही है कि अगर लार्जर गोल देखें आरजेडी एज अ पार्टी का और लालू जी का, तो गोल बहुत अच्छे से आपने आर्टिकुलेट किया है। वो ये है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अपने जीते जी, तो लार्जर एम उनकी लाइफ का वो है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो एक प्रकार से ऐसी गठबंधन या ऐसा सरकार कभी नहीं चाहेंगे जिसमें कांग्रेस को एक प्रकार से अपर हैंड हो या बहुत मेजर हैंड हो, क्योंकि आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी से डिमांड्स होने लगे हैं और उस प्रकार का अगर स्ट्रांग उनका प्रेजेंस रहा, तो चाहे वो डिप्टी सीएम की मांग हो, पोर्टफोलियोज की मांग हो, गवर्नमेंट चलाने की मांग हो 5 साल, उन सब में उन्हें दिक्कत आएगी। उन्हें पता है, और उन्हें पता है कि तेजस्वी अभी नए हैं, तो शायद वो सरकार में उस प्रेशर को, कांग्रेस के आला कमान का प्रेशर हर बार आएगा, तो शायद वो हैंडल करना भी मुश्किल होगा। जस्ट इन केस अगर सरकार वह एकदम बेस्ट केस बना भी लेते हैं, तो शुरू से ही नहीं चाहेंगे कि इस एक प्रकार की, और आप कभी भी किसी प्रकार का कोलिशन करते हैं तो आगे के लिए आप एक नैरेटिव भी सेट करते हैं। जैसे अगर कांग्रेस आज 70 सीटें ले पाती है आरजेडी से, तो इसी कारण ले पाती है कि अपना पुराना इतिहास दिखाते रहती है कि हम 90 तक बहुत मजबूत थे, हम पुरानी पार्टी हैं, हमें सब लोग वोट करते थे। तो उस लेगेसी के आधार पर इतनी सीट्स ले पाती है। और एक बार अगर आपने वो सीटें कंसीड कर दी, तो आगे के लिए हमेशा के लिए कंसीड करना पड़ेगा। और अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा स्ट्राइक रेट बेटर हो गया तो सीटें बढ़ती भी जाएंगी। तो इसीलिए इनफैक्ट लोकतंत्र में कोलिशंस में आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी अपनी सीटें कंसीड नहीं करना चाहती है, चाहे कितना भी अच्छा रिलेशन हो कोलिशन पार्टनर्स के बीच। और ये चीज यहां पे भी लागू होगी। दूसरी बात ये है कि हमें लगता है कि एक तरह से अभी तक दोनों पार्टियां जानती हैं कि उन्हें एक दूसरे की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत ईज में है, लेकिन दोनों चाहती हैं कि कुछ ना कुछ प्रेशर टैक्टिक्स बना के ये दिखाया जाए कि हमें आपकी कम जरूरत है, आपको हमें ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए ऑप्शंस दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो हमारे पास प्रशांत किशोर भी एक ऑप्शन हो सकता है, हमारे पास हम ममता को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, हम छोटी पार्टियों को लेके भी चला सकते हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि हमें भी क्या है, हम तो ऐसे भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं, तो इसी बहाने हम अपना संगठन मजबूत कर लेंगे, लड़के देख लेते हैं कि कितनी सीटें आती है हमें। तो एक प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। आप देखेंगे इनफैक्ट पंकज जी, पूरे ये जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा अगले 9-10 महीने यही चलने वाला है। ठीक है, फेयर एनफ। लेकिन सरोज जी ये बताइए, 2010 लालू जी को याद नहीं आएगा? लालू जी को यह दिखाई नहीं पड़ेगा कि एनडीए का कुनबा कितना मजबूत है? दलित जाति की जितनी पार्टियां एनडीए के तरफ है, जो कुशवाहा इन्होंने लोकसभा में तोड़ा था, वो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज करके, वो मिथ भी टूटता हुआ नजर आया उपचुनाव में। बीजेपी जेडीयू एक साथ रहती है, एलजेपीआर एक साथ रहता है, आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा रहता है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा रहता है। तो ये गठबंधन इतना मजबूत हो जाता है कि लालू प्रसाद कभी ये रिस्क ले पाएंगे कि नहीं तुमको 50 से कम ही देंगे?
और इसी यही बात कांग्रेस समझ रही है, इसलिए कह रही है 2500 क्या ज्यादा भी देंगे, पहले सरकार बनाया जाए। कांग्रेस इस बात को समझ रही है, इसलिए कह रही है 2 डिप्टी सीएम बनाया जाए। मतलब कांग्रेस इस जुबान में 2020 में तो नहीं बात कर रही थी, 2015 में तो नहीं बात कर रही थी, लेकिन अब बात कर रही है। उसका कारण है देखिए, एक जैसे आप अगर आरजेडी के कंसर्न से आप देखिएगा तो एक आरजेडी में एक परसेप्शन ये बन रहा है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, इसकी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि क्यों लड़ेगी, तो आरजेडी वालों को लगता है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो अपर कास्ट वोट को ही काटेगी, ज्यादा नुकसान वो एनडीए को करेगी, ना कि ज्यादा नुकसान वो आरजेडी को करेगी। एक तरह का ये परसेप्शन पर चर्चा है हो रही है राजद के अंदर, बहुत मैच्योर नहीं है, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर अलग लड़ती है तो नुकसान किसका ज्यादा करेगी। स्वाभाविक है, लोग एक राय बना रहे हैं कि वो एनडीए को ही ज्यादा नुकसान करेगी, आरजेडी को ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। एक चीज और देखिए कि अगर कांग्रेस वहां से रिप्लेस होती है तो हम बार बार कह रहे हैं कि आरजेडी कुछ वैसे लोगों को साथ लेने की कोशिश करेगी जो अभी उसके फोल्ड में नहीं है। मुकेश सहनी ही उनके अकेले पार्टनर नहीं होंगे, वो नए साथियों को तलाशेगी, एक नया फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेगी। अगर 70 सीट उसके पास सरप्लस आ जा रही है तो 70 सीटों में वो ढेर सारे पार्टनर को खोजेगी, और जो एक सामाजिक ताना बाना बनेगा, जैसे लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट को लेकर हुआ, तो 70 सीटों में वो अपना जातीय गणित भी फिट करेगी, उस समाज से ज्यादा टिकट भी देगी, एक मैसेज भी देगी कि हमने आपके समाज को ज्यादा सीटें दी है। उस 70 खेलों का प्रयोग आरजेडी अपने हिसाब से कर सकती है, अपने कास्ट कॉम्बिनेशन को मजबूत करने के लिए, अपने सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए, और एक मैसेज देने के लिए कि आरजेडी ने आपके समाज को इतना ज्यादा टिकट दिया, फायदा उसको लोकसभा चुनाव में मिला, वो फायदा विधानसभा चुनाव में भी देखे। ये सब प्रारंभिक स्तर पर अभी चर्चा के लेवल पर है पंकज जी, जो आरजेडी खेमे में बात होती है कि कांग्रेस नुकसान करेगी एनडीए का। नहीं, पर सरोज जी क्या आरजेडी को इस बात की चिंता नहीं होगी कि प्रशांत किशोर 40 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? क्या आरजेडी को इस बात की चिंता नहीं होगी कि एआईएमआईएम भी अपना उम्मीदवार उतारेगा? अगर कांग्रेस अलग उतरती है तो अपर कास्ट का वोट काटेगी, पर एआईएमआईएम अलग उतरता है, प्रशांत किशोर 40 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं, तो नुकसान क्या आरजेडी को नहीं होगा? अभी तक आरजेडी ये मान रही थी कि प्रशांत किशोर से ज्यादा नुकसान एनडीए को होगा, लेकिन उपचुनाव में तो हमने नहीं देखा संतोष जी ये बात। हमने ये देखा कि प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान अगर कर पाए तो वो तो आरजेडी का कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि एलाइज की जरूरत आरजेडी को ज्यादा है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आरजेडी का स्टेक बड़ा है, और आरजेडी का स्टेक बड़ा है, इसलिए आरजेडी को अकोमोडेटिव होना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन अभी बहुत ही मजबूत गठबंधन, अगर एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ती है तो सत्ता में आने से मुझे नहीं लगता है कि संभावना बहुत ज्यादा है कि सत्ता में आएगी 150 से ज्यादा सीट। हाँ, एनडीए में अगर फूट होती है, चिराग पासवान निकलते हैं तो एनडीए को नुकसान है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगे आने वाले समय में पहुंचाएंगे भी। और आरजेडी के बाद अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे तो जनता दल को, प्रशांत किशोर से भाजपा को नुकसान नहीं होगा, लेकिन यही अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों को और आरजेडी को भी होगा। कांग्रेस और प्रशांत किशोर अगर गठबंधन बनाते हैं तो मैं बार बार जो आप तीसरे विकल्प की बात आ रही है, तो अपर कास्ट को भी तीसरा विकल्प मिलेगा और मुस्लिम समाज को भी तीसरा विकल्प मिलेगा, बशर्ते कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं। अकेले लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मुसलमान भी नहीं टूटेंगे और अपर कास्ट भी नहीं ज्यादा टूट पाएंगे। हाँ, आरजेडी को नुकसान प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे, एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। तो डॉक्टर संजय आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिल जाते हैं तो मुसलमान का रुख किधर होगा, आरजेडी या प्रशांत किशोर और कांग्रेस के अलायंस को? नहीं, उसका लाभ मिलेगा कांग्रेस और प्रशांत किशोर के अलायंस को, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
कि मुसलमानों की पहली प्रायोरिटी है किसी भी कीमत पर एनडीए को या बीजेपी कैंडिडेट को हराना। तो जहां पर लगेगा कि अगर ये तीसरे कोण में भी आरजेडी भारी पड़ रही है, वो आरजेडी के साथ खड़ी हो जाएगी। जहां पर लगेगा कि ये प्रशांत किशोर और कांग्रेस मजबूत हो रही है, वहां पर उनके साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, उसके जो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को समझने की जरूरत है। लेकिन जो दूसरी बात है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि आरजेडी का स्टेक बड़ा है, आरजेडी 2015 में देखिए ना, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी जब साथ आए थे, 40 सीट देने के लिए ये तैयार नहीं हो रहे थे। कैसे नीतीश कुमार जी ने दबाव बनाया था। 2010 में वही आरजेडी 22 सीटों पर सिमटी हुई थी, और 15 में जब नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को 40 सीट देने के लिए भी ये तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार के दबाव में इनको 40 सीटें देनी पड़ी। इस बार इन्होंने 70 सीटें दे दी 2020 में। इस बार फिर बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में उभर के आई है आरजेडी। तो आरजेडी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को, पप्पू यादव तो चाह ही रहे हैं, कन्हैया कुमार चाह ही रहे हैं, ये सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन जो लालू प्रसाद जी के जो बयान बदले, सुर बदले, तेवर बदले, उससे लगता है कि ये बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में नहीं है। वो नहीं जा रहे हैं किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ बहुत झुक करके समझौता करने का। जब इन्होंने ये कह दिया कि क्या कर लेगी कांग्रेस, हम लोग ममता दीदी के पक्ष में खड़े हैं, क्या उनको नहीं पता है कि सोनिया गांधी से उनके जो रिश्ते हैं वो कितने मधुर हैं, कितने अच्छे हैं। फिर और वो ममता बनर्जी कांग्रेस को कितना भाव देती है, ये लालू प्रसाद जी को नहीं पता है। उनको भी पता है अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी जी के बीच में बंगाल में क्या चलते रहता है। आरजेडी कांग्रेस को एक हद तक ही सीटें देगी। अब उसके लिए वो सोनिया गांधी जी से बात करें, जिससे बात करें, अगर उस पर कांग्रेस तैयार नहीं होती है तो कहेगी कि हाँ लड़ लीजिए, आप प्रशांत किशोर जी के साथ चले जाइए, चिराग जी को ले। चलिए मैं बड़ा एक क्विक सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है मृत्युंजय जी, अगर 50 से कम सीटें कांग्रेस को मिली तो पक्का प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन होने जा रहा है, कांग्रेस कंप्रोमाइज नहीं करेगी? क्या आपको लगता है जो कांग्रेस के टोन एंड टेनर हैं उससे क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस 70 से कम पे नहीं मानेगी और 50 से कम पे तो हरगिज नहीं मानेगी, जो आरजेडी देने को तैयार नहीं है? मेरे सूत्र बताते हैं 50 से कम सीटें दी जाएंगी, क्योंकि 2020 में आरजेडी ने बहुत बड़ी गलती की थी। पंकज जी, बहुत क्लियर आंसर नहीं है इसका। एक तो हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर तैयार है गठबंधन करने के लिए, बैठे हुए हैं कांग्रेस से। ये भी अज्यूम करना बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए जिस प्रकार के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और जिस प्रकार का वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। भले ही रिजल्ट्स जो भी हो, ये कह रहे हैं कि हम सभी 243 सीटों पे लड़ेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, जितनी भी पार्टीज और लीडर्स रही हैं बिहार में, सबने बिहार के साथ धोखा दिया है, तो हम सबके अगेंस्ट हैं, हम नया नैरेटिव ला रहे हैं। तो जैसे ही वो किसी से इन एग्जिस्टिंग पार्टी से गठबंधन करते हैं तो अब देखिए वो अपना नैरेटिव भी डाइल्यूट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत छोटे स्टेक के लिए वो अपना नैरेटिव डाइल्यूट नहीं करेंगे। जहां उन्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, कि इस एक गठबंधन से पूरा गणित चेंज हो जाएगा, वो सरकार में आ सकते हैं, वहां पे करेंगे। तो वो थोड़ा सा, और इनफैक्ट अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होती है तो वो कांग्रेस को कितना भाव देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना, कि उसमें फिर कांग्रेस अपने आप को बड़ा पार्टी मानती है कि प्रशांत किशोर मानते हैं। तो वहां भी इतना आसान नहीं होगा कि कौन किसको सीट दे रही है, फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि प्रशांत किशोर हमें सीट दे रहे, वो ये कहेगी कि हम प्रशांत किशोर को सीट दे रहे हैं। चलिए तो सरोज जी आपको लग रहा है 50 से कम सीट पर कांग्रेस मान जाएगी या अलायंस कर लेगी प्रशांत किशोर के साथ? देखिए, पहले मृत्युंजय भाई जो बोल रहे थे उस पर हम कुछ बोल लेते हैं कि प्रशांत किशोर अपने नैरेटिव को खुद डाउन करेंगे। किसी पॉलिटिकल फैमिली के परिवार से टिकट नहीं देंगे। तिरुत स्नातक में किनको उन्होंने टिकट दिया सभी जानते हैं। पढ़े लिखे लोगों को टिकट देंगे, 10वीं पास को सबको टिकट दे दिया प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत किशोर के बात को बहुत भरोसे लायक लोगों को नहीं मानते बिहार के लोग। अपने ही नैरेटिव को अपने ही काटते हैं प्रशांत किशोर। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस, हमने कहा कि ये बात सही है कि प्रशांत किशोर को तय करना है कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे नहीं करेंगे। कांग्रेस तो करना ही चाहेगी, और जो आपकी खबरें हैं वो सही है कि 50 से कम सीटों पर ही कांग्रेस को तालमेल करना पड़ेगा आरजेडी के साथ। अगर तैयार नहीं होगी तो वो तालमेल इस बार आरजेडी करने वाली नहीं है। एकदम पक्की खबर है आपकी पंकज भाई। अब है कि कांग्रेस
अगर प्रशांत किशोर का साथ मिल जाता है, पप्पू यादव का साथ मिल जाता है और देर सवेर चिराग पासवान का साथ मिल जाता है, तो फिर वो आरजेडी के तरफ बहुत कंप्रोमाइज नहीं होगी, वो फिर अपना तीसरा मोर्चा बना के करेगी। और जो एक बात कह रहे थे संजय भाई अभी कि कांग्रेस को कभी न कभी तो अपनी ताकत बिहार में दिखानी ही है, कब तक वो पिछलग्गू बनी रहेगी राष्ट्रीय पार्टी। तो उसको लगता है कि 25 का चुनाव एक मौका है कि वो अपनी ताकत वो दिखा सके। और पार्टी के अंदर भी देखिए, ये तो जो हम लोग बोलते हैं पार्टी के अंदर जब आप सदाकत आश्रम जाएंगे या कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे, एक ही राय होती है कि क्यों नहीं कांग्रेस अकेले लड़ती है, क्या दिक्कत है। तो बड़े नेता कहते हैं आला कमान फैसला कर लेता है, हम लोग क्या करें। लेकिन आम कांग्रेसी यही चाहता है कि कांग्रेस अपनी ताकत दिखाए, अकेले चुनाव लड़े, नए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और लालू यादव और से अपना छुटकारा पाए। ये एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता की भावना है। चलिए, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस का टोन एंड टेनर ये बता रहा है कि वो 70 सीट से कम पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। आरजेडी के सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि 50 से कम सीट पर ही रखेगी। इनफैक्ट हमें तो यहां तक पता चल रहा है कि 40 से ऊपर नहीं जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि कांग्रेस करेगी क्या? क्या बिहार के लोगों को नया विकल्प मिलेगा? क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस में अलायंस होगा? अगर जेडीयू के, माफ करिएगा, अगर एनडीए के एलजेपीआर को 25 से 30 सीट, 25 सीट के आसपास टिकटें एनडीए के तरफ से ऑफर की जाती हैं, तो क्या चिराग पासवान भी एनडीए में बने रहेंगे या इस अलायंस का हिस्सा होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल कई हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस की बात करें और आरजेडी की बात करें तो दोनों के बीच माहौल बहुत सहज नहीं दिखाई पड़ रहा है। दोनों के बीच रस्साकसी बहुत तेज है। तो संतोष जी आपका, मृत्युंजय जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका और सरोज सिंह जी आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।